Start from Mughal dynasty. We have started yesterday Mughal dynasty. यस आप सर। सभी स्पीकर बंद रखो। मुगल डायनास्टी में हमने जो है बाबर से शुरू किया, फिर उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। तो आज हमें औरंगजेब की बात करनी है। औरंगजेब जो मुगल डायनास्टी का एक पावरफुल रूलर था, और हम कहेंगे कि ये सिक्स रूलर उसमें आता है, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद जो है मुगल डायनास्टी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि औरंगजेब जो है मुगल डायनास्टी का लास्ट रूलर था, जिसके दौर तक मुगल डायनास्टी संभली हुई थी, स्ट्रांग थी, और सारी दुनिया को इसका दबदबा था कि एक मुगलज है। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद ही इसका जवाल शुरू हो गया, और बाद में जितने भी रूलर्स आए उनका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा मुगल डायनास्टी को पावरफुल बनाने में। तो औरंगजेब जो है ये 1658 से लेकर 1707 तक हिंदुस्तान का रूलर रहा। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से पुकारते थे, यानी वर्ल्ड कॉन्करर, जो जिसका मकसद था दुनिया को फतह करना। और ऐसा हुआ भी। औरंगजेब का रूल जो था ये 50 ईयर्स तक रहा, और इतने बड़े रूल के दौरान उसने मुगल एम्पायर को क्लाइमैक्स तक पहुंचाया। यानी जो मुगल डायनास्टी का जो हद थी वो पार हो गई, क्योंकि बाबर से शुरुआत होती है, बाबर के बाद अकबर ने इसको बढ़ाया, बाद में जहांगीर के दौर में कुछ बढ़ा, फिर शाहजहां के दौर में बढ़ा, हुमायूं के दौर में तो कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन औरंगजेब ने मुगल डायनास्टी को कश्मीर से लेकर जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और साउथ से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ये पूरी जो सल्तनत इसने बनाई, कश्मीर, बांग्लादेश, या जिसमें पाकिस्तान भी उस वक्त था, तो ये सारी बहुत बड़ी एम्पायर थी औरंगजेब के दौर में। तो औरंगजेब जो है, कहते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन जो उसने किया, when Aurangzeb became Mughal emperor, for the first 25 years he concentrated on the north region। इसने 25 ईयर जो है नॉर्थ पे कंसंट्रेट किया। और उस वक्त मराठा रूलर जो शिवराज था, मराठा शिवराज जो था, छत्रपति शिवाजी जिसको बोलते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट किंगडम थी जो नॉर्थ के अंदर, और उसके साथ काफी ज्यादा लड़ाई हुई। और इसीलिए हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें औरंगजेब और शिवाजी के बीच में काफी लड़ाया हुई है। वो तो आपने रिसेंटली पिक्चर भी देखी होगी कि किस तरह से अब फिल्मों में वो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो औरंगजेब का जो कंट्रोल था वो पूरे नॉर्थ और साउथ को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं रिलीजियस पॉलिसी जो इसकी थी, मजहब की पॉलिसी, क्योंकि औरंगजेब के बारे में कहा बहुत सारा कंफ्यूजन है हिस्ट्री में। कुछ रूलर्स, कुछ हिस्टोरियन उसको प्रोजेक्ट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। वो कहते हैं बड़ा शिद्दत पसंद था, बड़ा हिंदुओं के खिलाफ, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट रूल्स इसने बनाए थे, और मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करता था, और बड़ा अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा रूलर था। तो दोनों तरफ से ओपिनियंस है हिस्टोरियन की, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। तो हम कहते हैं कि इट इज़ बिलीव्ड दैट कि जितनी भी बगावतें हुई उसके पीछे औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी। क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया, इसने कुछ चेंजेस लाई हिंदू मुगल डायनास्टी के अंदर। क्योंकि अकबर के दौर में जो लिबरलिज्म आ गया था, जो सेक्युलरिज्म आ गया था, अकबर ने राजपूतों को, हिंदुओं को, हर एक मजहब के लोगों को अपने दरबार में उसने लाया था। और ये चीज़ कंटिन्यू रही, जहांगीर के दौर में भी ये चीज़ कंटिन्यू रही, फिर जो है शाहजहां के दौर में। लेकिन जो ही औरंगजेब ने तख्त पे कब्जा कर लिया, तो उसने कहा कि ये दारुल हरब नहीं बल्कि दारुल इस्लाम है। तो उसने इसको कन्वर्ट किया, कहा कि भाई ये दारुल इस्लाम है, यहाँ पे इस ये मुसलमानों की ज़मीन है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान रूल कर रहे हैं, इसलिए हमारा कानून चलेगा। और इसी तरह से उसने जो है बहुत सारे कस्टम्स यहाँ पे बंद करवाए। हालांकि मुसलमानों के खिलाफ भी उसने कुछ काम किया, जैसे नवरोज़ चीज़ जो है इसको इसको बंद करवाया। इसी तरह कहीं पर मुहर्रम के जुलूसों पर भी उसने पाबंदी लगाई, और सिखों के खिलाफ भी उसने जो है जंग छेड़ दी। कहते हैं 1675 में ही एग्जीक्यूटेड द नाइन्थ सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर, विच रिजल्ट इन द रेबल ऑफ सिख कम्युनिटी। कि गुरु तेग बहादुर जो सिखों के नाइन्थ गुरु माने जाते हैं, तो उनको भी फांसी पे चढ़ाया, उनकी उनको भी मौत दी औरंगजेब ने, जिस वजह से सिख कम्युनिटी भी उसके खिलाफ थी। और इतना ही नहीं, 1679 में उसने फिर वो प्रैक्टिस शुरू कर दी, जिसको हम बोलते हैं जिजिया या पिलग्रिम टैक्स, जो नॉन मुस्लिम उसको लगता था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, और अकबर ने इसको बंद कर दिया था। लेकिन जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने फिर कहा कि भाई मुसलमान नॉन मुस्लिम को ये टैक्स देना पड़ेगा, और उसने जिजिया जो है वापस लागू कर दिया। इसके अलावा औरंगजेब की जो पॉलिसी थी
वो ये थी कि वो राजपूतों के खिलाफ था, क्योंकि अकबर ने एक पॉलिटिक्स की शुरू की थी। उसने जोधाबाई से शादी की थी और जिस वजह से राजपूत उसके करीब आ गए थे, और उसने राजपूतों को बड़ी बड़ी जागीरें दी, आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको बड़े इंपॉर्टेंट रोल दिए, गवर्नर तक बना दिया मान सिंह को। लेकिन औरंगजेब राजपूत पॉलिसी वाज एलिनेटिंग द राजपूत। दे ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेट। अब औरंगजेब ने क्या किया, इसने कहा कि जो राजपूत है इनको मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी आर्मी से, मेरी जो जितनी भी सल्तनत है उससे बाहर निकाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता राजपूतों को उसने अपने दरबार में आने ही नहीं दिया। तो इस तरह से जो औरंगजेब बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूलर रहा है। लेकिन इसके अलावा कहते हैं कि जो उसकी पर्सनल लाइफ है, जो उसका कैरेक्टर था, जो उसकी ज़िंदगी थी, बड़ी सिंपल सीधी सादी थी। गॉड फेयरिंग मुस्लिम था। कभी भी उसने कोई मज़हब के खिलाफ कोई काम नहीं किया, नमाज पढ़ता था, रोज़े रखता था, शराब नहीं पी। जिस तरह बाकी जो मुग़ल रूलर्स थे ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारते थे, इसका ऐसा कोई तरीका नहीं था। कहते हैं ही अर्नड फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस बाय कॉपीइंग द कुरान होली बुक ऑफ एंड सेलिंग दोज कॉपीज, कि वो अपना गुजारा चलाने के लिए कुरान लिखता था और उसकी कॉपियां वो बेचता था, और जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था। तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई ही वाज नोन एज जिंदा पीर, लिविंग सेंट। लोग इसको जिंदा पीर मानते थे। इसकी बड़ी कहते थे ये बड़ी स्पिरिचुअल बंदा है, और अरबिक लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में उसको काफ़ी होल्ड था। तो अपनी पर्सनल लाइफ में वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ में उसके ऊपर काफ़ी आरोप लगते हैं कि उसने सिखों के साथ ज़्यादती की, उसने राजपूतों के साथ ज़्यादती की, मराठास के साथ ज़्यादती की, या बाकी जितने नॉन मुस्लिम्स थे। हालांकि कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि उसने काफ़ी जो है टेम्पल्स को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन आप हिस्ट्री में क्या जाने ये इसके पीछे हकीकत क्या है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हिस्टोरियन उसको अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसके आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि औरंगज़ेब जो है ही कंस्ट्रक्टेड मोती मस्जिद एट दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगज़ेब ने बनाई, और बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है वो भी औरंगज़ेब ने बनाई है। इसके अलावा इसने अपने फतुहात आलमगीरी जिसको कहते हैं, ये जो क्योंकि अपने आप को आलमगीर का खिताब इसने दिया था, इसलिए जो फतवे या जो वहाँ पे वो फैसले सुनाता था वो किताब भी लिखी। इसी के अलावा वाक़ए हैदराबाद उसने एक किताब लिखवाई, औरंगज़ेब के दौर में ये चीज़ हुई। मीर मोहम्मद कासिम ने आलमगीर नामा भी लिखा। तो ओवरऑल जो औरंगज़ेब का दौर था, ये हम कहेंगे कि मुग़ल डायनास्टी में एक स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है, जिसने हर तरफ की बगावत का मुकाबला किया। चूँकि इसके खिलाफ मराठास भी खड़े हो गए थे, सिख भी इससे नाराज़ हो गए थे, लेकिन उन सब का इसने मुकाबला किया, और ये जब तक ज़िंदा रहा तब तक इसका दबदबा पूरे हिंदुस्तान में था, और लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था ये। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी जी सर। सर। जी सर। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में जब इसकी मौत होती है, तो मुगल डायनास्टी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। क्योंकि ग्रेट मुगल्स का दौर खत्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं लेटर मुगल्स। ये लेटर मुगल्स जो थे, या जिनको लेसर मुगल्स कहते हैं, यानी ये सिर्फ नाम के मुगल थे। इनमें कोई ऐसा मंगोल खून नहीं था, कोई बहादुरी बाबर की तरह या अकबर की तरह नहीं थी, या औरंगजेब की तरह नहीं थी। तो इनका ये सिर्फ नाम के रूलर थे, जिनका सिर्फ तारीख में नाम मिलता है। बाकी इनकी वजह से मुगल डायनास्टी का जवाल शुरू हो गया। तो 1707 से लेकर 18 जो है जब बगावत हुई, तो तब तक जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857, तब तक जितने भी मुगल रूलर्स आए उन सभी को लेटर मुगल या लेसर मुगल के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि उनका यहाँ जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको उनके बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया बल्कि जवाल ही पैदा किया, मुगल डायनास्टी को ख़त्म कर दिया। कहते हैं औरंगज़ेब की मौत के बाद उसके 3 बेटे थे, और उन तीनों बेटों के बीच में जंग हुई, और जहां पर विक्टोरियस हुआ बहादुर शाह वन। तो बहादुर शाह वन, जिसको शाह आलम भी कहते थे, जिसको दूसरा नाम मौज़म भी था, तो ये औरंगज़ेब के बाद दिल्ली के तख्त पे बैठता है और मुगल रूलर बन जाता है। मगर उसकी एज जो थी 63 थी। तो इसे पता चलता है कि वो क्या करता। बूढ़ा आदमी था, कमज़ोर था, तो उसने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, जिस वजह से उसको ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ शाह बेखबर। शाह बेखबर।
यानी कहते हैं इसको एक हिस्टोरियन जो है काफी खान, वो कहता है ये शाह बेखबर था, इस बेचारे को पता भी नहीं था कि कब बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर हर तरफ से बगावत हो रही थी, अंग्रेज अपना जाल बिछा रहे थे, मराठास पावरफुल हो रहे थे, सिखों की अपना रूलर थे, तो इस तरह से इसको कुछ पता भी नहीं था। कहते हैं कि वो टुवर्ड्स हिंदूज तो टॉलरेंट था, लेकिन जजिया उसने कंटिन्यू रखा, वो एबॉलिश नहीं किया उसने, बाकी उसने कोई काम नहीं किया। उसके बाद जानदार शाह आता है, तो जानदार शाह को कहते हैं कि भाई ये जो पॉलिटिक्स में आया तो ये सबसे कमज़ोर रूलर था, क्योंकि कहते हैं कि वो फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट पॉपेट रूलर इन मुगल इंडिया, कि ये मुगल इंडिया का एक पॉपेट रूलर था, ये कुछ नहीं कर पाता था, बल्कि सिर्फ जुल्फ़कार खान एक वजीर था जो सारा काम चलाता था, और नाम के लिए इस पॉपेट रूलर को रखा था। तो और ये जो है अपना टाइम औरतों के साथ गुजारता था, एक लड़की थी लाल कंवर, डांसिंग गर्ल थी, तो उसी के साथ ये टाइम गुजारता था, बाकी इसको भी कुछ, इसका भी कोई खास कारनामा नहीं था। यानी ये मुगल डायनास्टी जवाल की तरफ आ रही है। अब इसके बाद एक और रूलर मुगल डायनास्टी का आता है, फखरुसियार। फखरुसियार जो है, इसके दौर में कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1717 जब आती है इसके पास, तो ये उनको परमिशन देता है कि वो बंगाल में जो है अपना जो है रूल चलाए, अपनी जो अपना जो ट्रेड है बंगाल में शुरू करें, तो इसी ने इनको परमिशन दी। उसके बाद रफ़ीउस दारत आता है, रफ़ीउस दौला आता है, तो इनका भी कोई यहाँ पे तारीख में नाम नहीं है, कोई खास कारनामा नहीं किया। लेकिन एक रूलर आता है मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसको मोहम्मद शाह रंगीला बोलते थे। ये मोहम्मद शाह रंगीला भी मुगल डायनास्टी का एक रूलर था। इसको रंगीला क्यों बोलते थे? कहते हैं कि ये कोई रूलर नहीं बल्कि ये डांसर था, ये कथक डांस, यानी खुद ये डांस करता था। तो इस वजह से लोगों में भी इसके बारे में पता नहीं कितनी नेगेटिव चीज़ें पैदा हो गई थी, कि ये सारा टाइम जो है डांस में गुजारता है, गाने 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 संगीत में गुजारता था। और यही वो दौर है जब मुगल डायनास्टी इतनी कमज़ोर हो गई कि नादिर शाह इंडिया ईरान से आता है, और वो हिंदुस्तान पे कब्जा करता है, हमला करता है, और दिल्ली को लूटता है। पहली बार दिल्ली में लूट मार उसने मचाई नादिर शाह ने। तो नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ 1739 में, तो वो एक हीरो था, ईरान से वो आया था, अफगानिस्तान से आया था, और जब उसने देखा कि दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी है, मुगल डायनास्टी जवाल पजीर है, तो उसने दिल्ली के ऊपर दावा बोल दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि वो इस किंग को जो है अरेस्ट करके ले गया, मोहम्मद शाह को, और फिर दिल्ली के अंदर आया, और दिल्ली में उसने खून खराबा मचाया। तो इस तरह से दिल्ली को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि हर तरफ से खून की नदियाँ उसने बहाई, जो भी सोना चांदी पैसा था, जो भी वहाँ पे मुगल उसका सरमाया था, मुगल उसके ख़जाने थे, वो सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। कहते हैं नादिर शाह ऑलमोस्ट एम्पिटाइड द ट्रेजरी, उसने पूरी तरह से ख़जाना खाली कर दिया। एंड आल्सो टुक अवे द फेमस कोहिनूर एंड पीकॉक थ्रोन, वो यहाँ से कोहिनूर भी ले गया, और पीकॉक थ्रोन जो शाहजहाँ का था उसको भी उठा के ले गया। यानी जो भी कोई पूरी तरह से उसने दिल्ली को लूटा, कुछ भी नहीं रखा। कहते पूरी तरह से जो है इनका खजाना खाली हो गया, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और इसीलिए बाद में जो मुगल रूलर थे उनके पास हुकूमत चलाने के लिए पैसा भी नहीं था, और वो फिर डिपेंड रहे जो वहाँ पे जागीरदार थे, जो वहाँ पे नवाब थे, उन पे डिपेंड थे। इसलिए उनकी सरकार जो है वो कोई काम की सरकार नहीं बनी। अहमद शाह आता है बाद में, आलमगीर सेकंड आता है, तो आलमगीर सेकंड जो है इसको भी फेस करना पड़ा अहमद शाह अब्दाली का वार, जिसको फेमस बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, वाज फॉट ड्यूरिंग दिस टेन्योर। उसी के दौर में बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, जिससे ब्रिटिश इंडिया कंपनी सर को, बैटल ऑफ बक्सर। ने बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल ऑफ प्लासी है 1757 में हुआ, जिसमें ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का कंट्रोल मिल जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल हुआ आलमगीर सेकंड के दौर में, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर कब्जा किया, क्योंकि बंगाल जो था ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एरिया माना जाता था, क्योंकि जो इस वक्त बांग्लादेश है और जो वेस्ट बंगाल है, ये पहले बंगाल, इसको बंगाल बोलते थे, बाद में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। तो इस बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी बैटल ऑफ प्लासी में कंट्रोल मिल गया, और ये दौर आलमगीर सेकंड का था, जो मुगल डायनास्टी का रूलर था। इसी तरह अली गौर शाह आलम उसके बाद दूसरा रूलर आता है, जिसके दौर में जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है, जो 1764 में हुआ।
और इस बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर मिला कि वो अब सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार और उड़ीसा से भी टैक्स जो है, लैंड रेवेन्यू टैक्स जिसको बोलते हैं, दीवानी राइट्स उनको मिले। इसको हिस्ट्री में नाम देते हैं दीवानी राइट्स का, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। यानी इनको ये राइट मिला इस बक्सर की लड़ाई में भी। तो अब बिहार भी और उड़ीसा भी और बंगाल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था। एंड कहते हैं ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु बिकेम द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिजनर, कि जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रिजनर बनाया। यानी अब इतनी कमजोर हो गई थी मुगल डायनास्टी थी, मुगल रूलर इतने कमजोर हो गए थे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अंग्रेज लोग आकर इसको अपना गुलाम बनाते हैं। और उसके बाद अकबर सेकंड आता है। इसका रूल जब 1806 में शुरू होता है तो ये ओनली अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन था, ये ब्रिटिश कंट्रोल में था और ब्रिटिशर जो उसको बोलते थे उसको वही करना था, ये भी एक पॉपेट था। लेकिन कहते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा का खिताब इसी ने दिया था। राजा राम मोहन राय वो शख्स है जिसने ब्रह्मो समाज शुरू किया था, तो आलम अकबर सेकंड जो था इसने राजा राम मोहन राय को ये टाइटल दिया। और कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का काफ़ी इसको फेवर करता था। उसने फूल वालों की सैर एक फेस्टिवल भी शुरू कर दिया था। यानी उसका भी दौर कोई खास दौर नहीं था। और लास्ट रूलर जो इस डायनास्टी का था दैट वाज बहादुर शाह सेकंड, या जिसको बहादुर शाह जफर बोलते हैं, 1837 से लेकर 1857। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। ये जो औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर खत्म हो गई थी, छोटे छोटे लेटर मुगल्स आ रहे थे, कमजोर रूलर आ रहे थे, उसमें लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफर, जो लास्ट रूलर बना, जो जिसका दौर 1857 तक रहा। और वो ज़्यादा शायरी करता था, जफर उसका पेन नेम था जिसका मतलब होता है विक्ट्री। तो वो शायरी करता था। और जब 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ उसमें बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया और उसको रंगून एक जगह है बर्मा के अंदर, वहां भेज दिया गया और वहीं जेल में उसकी मौत 1862 में हो जाती है। और इस तरह से एंड ऑफ मुगल एम्पायर हो जाता है। तो इन राजाओं का थोड़ा मैंने नाम लिया, अदरवाइज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, एक्सेप्ट लास्ट बहादुर शाह जफर, जिसने मरते वक्त जो है अपनी बहादुरी का मुकाबला किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और 1862 में उसकी जो है मौत हो जाती है। सर ठीक इसको है। हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं ना? हाँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी, म्यूटिनी यस भी सर। कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ यस इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, बगावत भी यस कहते हैं। अब यस सर। इसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री आती है, क्योंकि अभी तक जो हमने एंशंट और मेडिवल में देखा, ये मुगल डायनास्टी का जब एंड हो जाता है, बहादुर शाह जफर का एंड होता है, उसके बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपने कदम जमाए। हालांकि अंग्रेज पहले ही आए थे, उनके बारे में थोड़ा हम बताएं कि ये जो ब्रिटिश रूल शुरू हुआ ये अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत पहले से हुई थी। यहाँ पहले हम बात करेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है उसमें पहले आता है पुर्तगाजी इंडिया। यानी पुर्तगाजी ट्रैवलर एक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन द ईयर 1498 as he reached Calicut, Kerala on 18th May 1498. This route was called the Cape route. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जो हिंदुस्तान में आता है 1498 में। कैलकट एक जगह है केरला के अंदर, और यहाँ पर उसने सी रूट को डिस्कवर किया और पहली बार वो हिंदुस्तान पहुंचा। और जब वो हिंदुस्तान पहुंचा तो उसका मकसद था हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना, और इस तरह से पुर्तगाली आते हैं और इंडिया में ट्रेड शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर एक डच आते हैं। तो डच वाले जो है ये बेसिकली डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं 1602 में। और इनका भी जब ये इंडिया में आते हैं तो इनका भी मकसद होता है ट्रेड करना, क्योंकि ये बेसिकली सूरत गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, पौडीचेरी के अंदर जो है अपनी फैक्ट्रियां खोलते हैं। आप अपना ये माइक ऑफ करो। तो बेसिकली कहते हैं जो अंग्रेज आए थे ना, दे केम एज ट्रेडर्स एंड देन दे बिकेम रूलर्स। पहले पहले वो बिजनेस करने आए थे, और जब उनको लगा कि हिंदुस्तान तो डिवाइडेड है, यहाँ तो कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, मजहब के नाम पे लोग डिवाइडेड है, इसलिए उनको लगा इजीली इनको हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और ये सीधे साधे हिंदुस्तानी है, इनके पास कोई टेक्निक, कोई वॉर टेक्निक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बाद में इसको कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका भी यही रोल होता है कि ये इंडिया में आते हैं और यहाँ पर अपना जो है फैक्ट्री शुरू करते हैं। जहांगीर के टाइम में इनको 1612 में ये सर थॉमस रॉय आते हैं, जो
जिनको ये राइट दिया जाता है टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री इन सूरत गुजरात। तो जहांगीर इनको ये पावर राइट देता है कि आप गुजरात में एक फैक्ट्री खोलें, और इस तरह से इनकी भी यहाँ पे कंपनियां शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो यूरोपियन थे या जो ब्रिटिशर्स थे, इनका ये मकसद था कि इंडिया में आए और ट्रेड करें। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में जो है ब्रिटिश एम्पायर जो है, मुगल डायनास्टी जो है ये ख़त्म हो रही है, ये कमज़ोर हो रही है, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। ये टाइम लाइन है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया फ्रॉम 1498। तो 1498 में अराइवल ऑफ पुर्तगाजी इन इंडिया इन कैलिकट केरला होता है। 1602 में अराइवल ऑफ डच जो नीदरलैंड्स थे, ये आंध्र प्रदेश आते हैं। 1608 में ब्रिटिशर्स आते हैं इन सूरत गुजरात के अंदर। 1616 में डेन्स आते हैं तमिलनाडु में। इसी तरह 1664 में अराइवल ऑफ फ्रेंच इन पौडीचेरी। और उसके बाद होता है 1757, जो अभी हमने बोला था आपको। ये 1757 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बेसिकली जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जो होता है, नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला जिनका नाम था, तो वो सरेंडर करता है। और ये जब ये सरेंडर करता है तो उसके साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया के अंदर अपना रूल शुरू करती है। जो पहले वो बंगाल से शुरू करते हैं, क्योंकि 1757 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जब विक्ट्री हो जाती है, एंड दे स्टार्ट द ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन बंगाल। पहले ये बंगाल से शुरुआत करते हैं। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें इनको दीवानी राइट्स मिलता है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा से इस कलेक्ट रेवेन्यू को जो है कलेक्ट करते हैं, यानी टैक्स कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से 1773 में रेगुलेटरी एक्ट ब्रिंग आता है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर रखा जाता है। पहले ये अलग कंपनी थी, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको संभालती है। इसी तरह 1800 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये मराठास और मैसूर मैसूर जो है उनके साथ लड़ाया करते हैं, उनके साथ जंग लड़ते हैं, क्योंकि मराठा भी एक बड़ी एम्पायर खड़ी हो गई थी। मैसूर में जो टीपू सुल्तान वगैरह था, तो उनके साथ इनकी लड़ाई हो जाती है। यानी आहिस्ता आहिस्ता ये जो है अलग अलग रियासतों को, अलग अलग टेरिटरीज को अपनी जो है अपने साथ मिलाना शुरू करते हैं। और इसी बीच 1772 में अगर हम देखिए, वारन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल। इसको गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का चार्ज इसको दिया जाता है। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पास करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसी तरह 1799 में फोर्थ मैसूर वार होता है, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है, उसको हराया जाता है। 1822 में 29 में प्रोहिबिशन ऑफ सती का कानून आता है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो है बिकम्स द गवर्नर जनरल। 1853 में रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इस तरह 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या जिसको सिपाही म्यूटिनी म्यूटिनी कहते हैं। यानी ये फिर दौर जो है, ये हम डेटों के ज़रिए से आपने हमको समझाया कि बेसिकली जब मुग़ल डायनास्टी ख़त्म हो जाती है, फर्स्ट बैटल जो बक्सर का लड़ाई शुरू हो जाता है, तो अंग्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के एक एक सिटी को कवर करके पूरे हिंदुस्तान पे जो है कब्ज़ा कर लेते हैं। और 1857 एक टर्निंग पॉइंट होता है, जब पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में आ जाता है, और हिंदुस्तान वालों को लगता है कि अब हम अंग्रेज़ों की गुलामी में आ गए हैं, और अब हमें आज़ादी की लड़ाई को शुरू करना है। और इसकी शुरुआत फिर बहादुर शाह जफ़र करते हैं, बाकी सारे लोग करते हैं। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज एंड इफेक्ट्स में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, और ये एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है 1857 टू 1947। यानी ये 90 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि इसी पीरियड के दौरान फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, गांधी आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जन्म लेती है, और बहुत सारे कमीशंस बनते हैं, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, सत्याग्रह हो या बाकी चीज़ें हो, साइमन कमीशन हो, कैबिनेट मिशन हो, ये सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है 1857 से लेकर 1947 तक हो जाती है, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है, जिसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। एक दो लेक्चर्स में इसको ख़त्म करके हिस्ट्री का पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है। जी सर।